हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टूडेंट चैनल में। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एडमिट कार्ड आ चुका है और सभी लोगों ने मुझे लगता है कि एडमिट कार्ड तो अपना देख ही लिया होगा, किस जोन में या फिर कहाँ उनका सेंटर गया हुआ है, किस सिटी में सेंटर गया हुआ है और किस दिन जो है उनका एग्ज़ाम है, सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा। आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है, 10 दिन से ज़्यादा समय का नहीं बचा हुआ है। कई लोगों का सेंटर बहुत दूर गया हुआ है और कुछ लोगों का जो है उसी जोन में गया हुआ है सेंटर जहाँ पर उन लोगों ने जिस जोन से अप्लाई किया हुआ था। तो आपके लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सभी चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। अर्थात मैं इसमें पर्टिकुलर एक एक चैप्टर को मैं पहले सेलेक्ट करूंगा। उस चैप्टर में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे, देखिए जो है कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं तो उन क्वेश्चनों को मैं बार बार नहीं कराऊंगा। एक चैप्टर में से कम 15 से 20 क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। इस वीडियो का यह पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे, वो है लीवर वाला जो चैप्टर था, लीवर और पुल्ली वाला जो चैप्टर है, सबसे जो छोटा चैप्टर अगर कहा जाए तो यही होगा। तो इस चैप्टर से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग क्विक रिवीजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है उत्तोलक और सरल मशीन। इस चैप्टर में मैंने जो है 12 क्वेश्चन करीब लिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इससे रिलेटेड भी और क्वेश्चन जो आएंगे इससे रिलेटेड जो थियरी होगा उसको भी मैं इसमें कवर कराऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है। दक्षता मतलब यहाँ पूछा रहा है इफिशियंसी। तो उत्तोलक की जो दक्षता होती है वो हमेशा 100% से कम होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ अर्थात मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। एक से कम, एक से ज़्यादा, एक के बराबर या इनमें से सभी। तो द्वितीय श्रेणी का जो यांत्रिक लाभ होता है वो होता है एक से ज़्यादा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी दो श्रेणियों का भी जो है यांत्रिक लाभ हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो प्रथम श्रेणी क्या होगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय और तृतीय, तृतीय श्रेणी, 3 श्रेणियाँ हैं। तो प्रथम श्रेणी में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है या तो 1 के बराबर होता है, 1 से अधिक भी होता है और 1 से क्या होता है, कम भी होता है। तो तीनों प्रकार के इसमें मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं प्रथम श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वो 1 से ज़्यादा होता है, मतलब 1 से अधिक होता है। अब बारी आती है तीसरी। तो तीसरे का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 1 से कम होता है, अर्थात 1 से कम होता है। तो ये आप जो है तीनों याद रखिएगा, कोई भी आप पूछे तो आप ध्यान दीजिएगा। मैकेनिकल एडवांटेज पहले का जो है तीनों टाइप का होता है, 1 से अधिक या 1 से कम, द्वितीय श्रेणी का 1 से अधिक और तृतीय श्रेणी का 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन है, सरौता, चिमटा, पिलास या इनमें से सभी। देखिए प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होगा उसमें क्या होगा, आलम्ब बीच में होता है। तो आलम्ब इसमें किसमें बीच में होता है, वो होता है पिलास। पिलास में क्या होता है, आलम्ब बीच में होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा सी होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब देखिए कौन सा जो है बीच में होता है, आलम्ब किस में बीच में होता है, भार किस में बीच में होता है, प्रयास किस में बीच में होता है। तो ये पूछता है कई बार एग्जाम में तीनों श्रेणी के उत्तोलक का। तो देखिए मैं इसको एक ट्रिक से बता देता हूँ आपको, जो कभी भूलेगा नहीं, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। देखिए 3 टाइप के जो हैं उत्तोलक हैं। पहला क्या है, प्रथम श्रेणी, दूसरा है द्वितीय श्रेणी और फिर तृतीय श्रेणी। 3 श्रेणियों के उत्तोलक हैं। अब क्या आ रहा है कि पहले श्रेणी का अगर उत्तोलक पूछता है तो उसमें कौन सा बीच में होगा। तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ, आप देखिएगा आ मतलब क्या है यहाँ पे, आलम्ब, आलम्ब जिसको आप फलक्रम भी कहते हैं। तो फलक्रम को आप जो है कई बार एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ लिख दीजिए। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या होता है, भा अर्थात यहाँ पे भार, भार होगा आपके बीच में। तो इसको आप चाहें तो लोड से, एल से डिनोट कर दीजिए। तीसरे में मैंने यहाँ पे स लिख दिया। स का यहाँ पे मतलब है प्रयास से, प्रयास, प्रयास से मतलब है। तो प्रयास को जो आप इंग्लिश में लिखते हैं तो एफर्ट लिख देते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा FLE इंग्लिश वाले चाहे तो। हिंदी में शब्द है आभास, आभास शब्द यहाँ पे आप जो है लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, आभास याद रखिए, बस आपको याद हो जाएगा। आ से आलम्ब, भा से भार और स से प्रयास। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, कौन बीच में होगा ये आप जो है आसानी से पता कर सकते हैं। तो जो आपका क्या होता है, पिलास होता है। पिलास में क्या होता है, आलम्ब बीच में होता है, लोड दूसरी साइड रहता है और प्रयास आप जो है दूसरी साइड से करते हैं। पिलास ऐसे होता है, ठीक है। आप जो है यहाँ से जो है आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो है दांत बने होते हैं, ठीक। तो आप जो है प्रेस करेंगे तो आपका आलम्ब क्या होगा, बीच में होगा, लोड जो है एक साइड है और आपका एफर्ट जो है दूसरी साइड है, ठीक। तो इसको हम कहेंगे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो आप बस इसको ध्यान रखिएगा, शब्द आभास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घर्षण बल कैसा बल है, नियंत्रित, स्वनियंत्रित, दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए घर्षण बल क्या होता है, वो स्वनियंत्रित होता है, उसको आप जो है नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखिए आप जो है उसकी रफनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग करके घर्षण बल को जो है आप जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, स्वनियंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है। देखिए घर्षण बल का जो मान होता है वो सतह की प्रकृति पर हमेशा निर्भर कर देगा। सतह की प्रकृति कैसी है, खुरदुरी है कि प्लेन सरफेस है कि स्मूथ है कि उसमें ऑयलिंग हुई है, इसलिए कहा जाता है सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन बी गलत है, दोनों पर तो गलत ही है, इनमें से कोई नहीं गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सतह की प्रकृति पर घर्षण बल हमेशा डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मशीनों की गति पुली के किस पर निर्भर करती है। अब जो मशीन जो है पुली के थ्रू कनेक्टेड है तो वो किस पर डिपेंड करेगा। देखिए परिधि, व्यास, केंद्र या अंतः केंद्र। तो केंद्र और अंतः केंद्र तो आप जान ही सकते हैं, एकदम 100% उस पर डिपेंड नहीं करेगा उसकी गति मशीन की। परिधि पे भी डिपेंड नहीं करेगा, व्यास पे डिपेंड करेगा। देखिए व्यास जैसे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पुली बड़ी हो जाएगी, व्यास छोटा होगा तो पुली छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं मशीन की जो गति है वो पुली के व्यास पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घिरनी का आकर्षण केंद्र कहाँ होगा, नीचे, ऊपर, बीच में या किनारे पर। तो घिरनी का जो आकर्षण केंद्र होता है वो होता है हमेशा बीच में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंक्लाइंड सरफेस के ढलान अर्थात थीटा का मान क्या होता है। अब देखिए थीटा का मान इसमें पूछा है, इंक्लाइंड सरफेस में बना के आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। इंक्लाइंड सरफेस में ये थीटा हो गया आपका। कह रहा है थीटा का मान अर्थात इंक्लिनेशन का मान आपको पूछा है। देखिए उसमें जो है राइज और रन के मान में दिया हुआ है। तो राइज ये होता है, ठीक है, और ये होता है रन जो आपका बेस होता है, और ये होता है राइज, ठीक। अब यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना होगा। तो टेन थीटा आप लिख सकते हैं ना, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका राइज अपॉन रन। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, लंब होता है, ठीक है, और ये बेस होता है। बेस मान लीजिए लिख दिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स राइज अपॉन रन। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या निकल गया है, जो इंक्लिनेशन का थीटा का मान है टेन इनवर्स राइज अपॉन रन, आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही जवाब है। तो सही जवाब जो आपका दिख रहा है वो है ऑप्शन डी सही जवाब है, राइज अपॉन रन टेन इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। देखिए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा होता है या तो 1/sin थीटा या फिर होता है cosec थीटा। अब देखिए इसका भी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो F1 इज इक्वल टू होगा F2 sin थीटा। अब F2 क्या है यहाँ पे और F1 क्या है। तो देखिए आप जानते होंगे मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है भार अपान प्रयास, अर्थात L अपान एफर्ट आप लिख सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे लोड जो होता है वो होता है F2 और एफर्ट जो लगाया जाता है वो होता है F1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, F2 अपान F1 लिखेंगे। तो F2 अपान F1 जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1/sin थीटा। तो ये होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज फ्रिक्शनलेस सरफेस का, फ्रिक्शनलेस सरफेस का। तो 1/sin थीटा को आप लिख भी क्या सकते हैं, एक और लिख सकते हैं आप cosec थीटा, cosec थीटा भी लिख सकते हैं आप चाहें तो 1/sin थीटा को। तो देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ 1/sin थीटा भी है और cosec थीटा, अर्थात बी एंड सी दोनों दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पुल्ली प्रणाली में पुल्ली और रस्सी का भार माना जाता है कितना, शून्य, वस्तु के समानुपाती, वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती या फिर कोई नहीं। तो देखिए पुल्ली प्रणाली में क्या होता है, पुल्ली और रस्सी को एकदम माना जाता है कि ये वेटलेस हैं, कोई इसमें वेट नहीं है, तो इसको शून्य माना जाता है, इनका कोई भार नहीं माना जाता है, कोई भी कंसिडरेशन इसमें भार का नहीं किया जाता है जब भी इसका न्यूमेरिकल लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुल्ली के जुड़ने से यांत्रिक लाभ क्या होता है। देखिए जब भी पुल्ली जुड़ेगी, जितना पुल्ली आप जोड़ते जाएंगे उसका यांत्रिक लाभ जो है बढ़ जाएगा, यांत्रिक लाभ अर्थात मैकेनिकल एडवांटेज उसका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि घिरनी में बाजुओं की संख्या कितनी होती है। तो घिरनी में जो बाजुओं की जो संख्या होती है वो होती है 4 से लेकर के 6 की होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखिए मैंने जो है उत्तोलक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। इस चैप्टर में मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको मैंने यहाँ पे कवर करा दिया, उससे रिलेटेड भी कुछ थियरी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। प्लेटफॉर्म की बुक जिनके पास होगी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, उसमें से ही मैंने इसको कवर कराया हुआ है, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अब देखते हैं।
तो दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा लीवर एंड सिंपल मशीन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए मैंने जो है यूनिट एंड मेजरमेंट को भी कवर कराया हुआ है, मास एंड वेट डेंसिटी को कवर कराया हुआ है, वर्क पावर एनर्जी पे मैंने 3 लेक्चर बनाए हुए हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी पे मैंने जो है न्यूमेरिकल और थियरी से कंबाइंड 1 लेक्चर बनाया हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे मैंने 5 चैप्टर बनाए हुए हैं, मतलब 5 वीडियो मैंने इसमें बनाया हुआ है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से मैंने भी करीब 2 वीडियो इसमें बनाया हुआ है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन से मैंने जो है करीब 7 से 8 वीडियो इसमें बनाया हुआ है। आईटी लिटरेसी में मैंने कम से कम 3 वीडियो बनाया हुआ है। तो सिर्फ 2 ही चैप्टर में यहाँ पे बचते हुए थे, लीवर एंड सिंपल मशीन से रिलेटेड और हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि पहले जो है इन्हीं 2 चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले कवर कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हीट एंड टेम्परेचर। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो होता है वो स्टीफन के नियम पे काम करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और स्टीफन का नियम होता क्या है, एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के पावर 4 के, ठीक। और E इक्वल टू अगर आप जो है कांस्टेंट यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा T की पावर 4। अब इसको हम कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट, ठीक। और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है। जैसे करीब मान लीजिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो आप टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको सन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्वेश्चन में आता है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे आप, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापमापियों में एक ही होंगे। मतलब जो है किस डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा कि सेल्सियस का टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट में दोनों में सेम ही होगा। तो वो होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या होता है कि सेल्सियस टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दोनों सेम होता है। देखिए इसका फार्मूला जो है आप जरूर याद रखिएगा। फार्मूला क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू होता है F-32/9, ठीक। तो इससे अगर मान लीजिए सेल्सियस में दिया होगा तो आप जो है फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया हो तो सेल्सियस में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम संभव ताप क्या है, मतलब जो है पॉसिबल टेम्परेचर न्यूनतम क्या हो सकता है, वो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने पे क्या कहता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है फ़ारेनहाइट जो है स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। अगर सेल्सियस में लिखा जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो फ़ारेनहाइट में उसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 32 फ़ारेनहाइट इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। देखिए मैंने फार्मूला बताया C/5 इक्वल टू F-32/9। इसमें आप रखेंगे, मान लीजिए C की जगह पे आपने 0 रख दिया, 0 रख दिया आपने तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हो जाएगा F-32 इज इक्वल टू 0/9। तो 9 इधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा 32 डिग्री। तो यही हो गया फ़ारेनहाइट का मान। देखिए इस फार्मूले आपको याद रखना होगा, इससे रिलेटेड हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में अगर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो कह रहा है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा, अर्थात क्वथनांक की बात ही कर रहा है ये। तो क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अगर कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट अगर दिल्ली में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या होगा, मसूरी जो है बहुत ही उच्च क्षेत्र पे है, मतलब जो है हाई एल्टीट्यूड पे है। तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका घट जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है प्रेशर जो है घट जाता है। प्रेशर कम हो जाने के कारण बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे ही पानी जो है आपका बॉयल होने लगेगा। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन जो है प्लेटफॉर्म बुक में जो दिया हुआ है हीट एंड टेम्परेचर से, उसमें से मैंने उठाया हुआ है। उसमें करीब 300 क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेकिन जो है सारे क्वेश्चन पढ़ने का अगर पास आपको टाइम नहीं होता है तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके लिए। इसमें करीब 35 क्वेश्चन करीब हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके पास पूरा पढ़ने के लिए टाइम है तो जरूर आप उसको पढ़िएगा, क्योंकि अब उसको पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो जरूर आपका फायदा होगा। लेकिन जो है उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की चायदानियों में लकड़ी का हैंडल क्यों लगे होते हैं। ये तो सभी को पता है, लकड़ी क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो है पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी किस ताप पर अधिकतम होता है, 0, 4, -4 या 100 डिग्री। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, उसकी डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत अधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अत्यधिक शीत ऋतु में क्या होता है कि पहाड़ों पर जो पानी के पाइपलाइन होते हैं वो फट जाते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? पाइप जो है ठंडक से सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, या फिर पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। पाइप ठंडक पाकर जो है बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, क्योंकि जब पानी जो है ठंडा होगा, बर्फ़ बनेगा, तो क्या होगा, वो फैलेगा। ठीक है, फैलने के कारण क्या होता है, वो पाइपलाइन जो होती है वो फट जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊष्मा का संचरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। ठीक है, पहला है चालन, संवहन, विकिरण या उपरोक्त सभी। तो देखिए जिसमें सही जवाब जो होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें चालन क्या होता है। तो चालन देखिए होता है कंडक्शन। कंडक्शन आप लोग जो इंग्लिश में इसको कहते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, अणुओं की गति नहीं होती है, अणु अपने स्थान पे ही होते हैं और इनके जो है बिना मोशन के ही जो है हीट का जो है ट्रांसफ़र होता है। ये इसका जो एग्जाम्पल है वो होते हैं सॉलिड्स। सॉलिड में क्या होता है, जो उनके भी पार्टिकल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो अपने ही स्थान पर रहते हैं। बस क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र जो है एक अणु से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, ऐसे जो है हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इसको हम कहते हैं चालन विधि। नेक्स्ट है संवहन विधि। संवहन विधि को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शन मेथड। ठीक है, अब संवहन में क्या होता है कि जो अणु होते हैं वो गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं हीट को लेकर, फिर उसका स्थान जो है कोई ठंडा वाला जो होता है अणु वो आके लेता है, फिर जो गर्म होकर फिर दूर चला जाता है, फिर उसके जगह पे जो है ठंडा जो है अणु आके स्थान घेरता है। ये होता है संवहन। संवहन के जो एग्जाम्पल हैं वो द्रव में जो है हीट का ट्रांसफ़र और गैस में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो संवहन के मेथड से होता है। विकिरण क्या होता है, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ इसमें मोशन नहीं करती है और ये मीडियम की भी आवश्यकता इसमें नहीं होती है और इसमें जो है हीट जो है डायरेक्ट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। मीडियम को होने और ना होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इसमें मीडियम भी गर्म नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य से अगर ऊष्मा आपके पास आ रही है तो उसमें मीडियम हो या ना हो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और डायरेक्ट वहाँ से हीट जो है आपके बॉडी तक जो है चली जाती है। जैसे मान लीजिए भट्टी के पास आप बैठे हैं, वहाँ भी जो है मीडियम की आवश्यकता नहीं है, हीट जो है डायरेक्ट आपके पास चली जाएगी। तो ये मेथड है रेडिएशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। तो अभी मैंने बताया कंडक्शन मेथड द्वारा। ऑप्शन ए चालन विधि। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो वो भी मैंने अभी बताया, संवहन विधि द्वारा जो होता है द्रवों में और गैसों में जो है ऊष्मा का संचरण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट कह रहा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो चांदी होता है सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक। ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिएगा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना और चांदी में, तो चांदी होता है सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक। नेक्स्ट है कि चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है कि कम होती है। तो देखिए चांदी की जो ऊष्मीय चालकता होती है वो अधिक होती है तांबे के कंपेरिजन में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोलोमीटर जो है एक यंत्र है जो क्या मापता है, ऊष्मीय चालकता, ध्वनि की तीव्रता, विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्मीय विकिरण। तो इसका सही जवाब है ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए हम बोलोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऊष्मीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धातु को खाना पकाने के लिए बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगी, कम होगी, अधिक होगी, विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, घनत्व अधिक होना चाहिए। तो सी और डी तो ये दोनों कट गए। देखिए कम होगी या अधिक होगी, इन्हीं दोनों में से होगा। 50-50 आप जो है यहाँ पे जो है देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विद्युत जो है ताप चालकता यहाँ पे क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अगर कोई भी जो धातु का आप जो है बर्तन खाना पकाने के लिए यूज करते हैं तो उसमें जो है जल्दी खाना पके, इसके लिए अधिक होनी चाहिए उसका ताप चालकता। नेक्स्ट कह रहा है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि कारण क्या लिखा हुआ है, सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे धीरे चलती हैं, ये तो गलत है। सुबह के समय सूरज ठंडा होता है, ये भी गलत है। सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होता है, ये भी गलत है। सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, ये सही जवाब है ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए सुबह के समय क्या होता है कि अधिक दूरी जो है पृथ्वी में वायुमंडल से इसकी अधिक दूरी, अगर मान लीजिए सन यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको जो है वायुमंडल में सबसे अधिक दूरी तय करने के कारण क्या होता है, सुबह के टाइम में जो है आपको उतनी गर्मी नहीं लगती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के अगर दरवाजे अगर आप खोल देते हैं तो क्या होगा, कमरा जो है रेफ्रिजरेटर के भीतर के तापमान तक ठंडा हो जाएगा, ये तो गलत है। कमरा जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा, ये भी गलत है। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कमरा क्या होगा आपका धीरे धीरे
वो है गर्म हो जाएगा। कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा, ये भी गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर हीट एंड टेम्परेचर से एप्लीकेशन से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, तो आप इसको जो है एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा जो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पाली, ईथर और बेंजीन। तो पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप जो है थर्मामीटर में पारा का यूज करते हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है पारा बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जो है बढ़ता है, तो इसीलिए जो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है ये पारा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। परावैंगनी, कॉस्मिक किरण, अवरक्त किरण या प्रकाशीय किरण। तो जो इसका सही जवाब है अवरक्त किरण जो होती है वो आपके जो है सोलर कुकर में जो यूज होता है उसको गर्म करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर काला नीचे सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऊपर या दोनों काला, और ऊपर और नीचे दोनों सफ़ेद। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। देखिए अगर धूप से बचना हो, छाते के जो कलर कॉम्बिनेशन है एकदम बेस्ट जो होता है वो आपका जो है ऊपर काला होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए? सफ़ेद। देखिए सिल्वर कलर का भी होता है कई जगह, बेस्ट जो होता है तो सिल्वर कलर का ही हो, लेकिन अगर नीचे सफ़ेद होगा और ऊपर काला होगा तो वो धूप से बहुत अधिक आपको बचाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छे उत्सर्जक जो हैं अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था? क्रिचाफ, स्टीफन, न्यूटन या उष्मागतिकी का नियम। तो जो ये नियम दिया था उनका नाम है क्रिचाफ का नियम। क्रिचाफ ने क्या कहा था कि जब कोई बॉडी हो वो जितना ही अच्छी जो है उत्सर्जक होगी उतना ही अच्छा जो है अवशोषक होगा, या फिर जितना अच्छा जो होगा वह हीट का जो है एब्जॉर्प्शन करेगी उतना ही अच्छा जो है हीट का जो है उत्सर्जन भी ये करेगी। अगर मान लीजिए जो है कोई ब्लैक बॉडी है, कोई जो है ब्लैक बॉडी है और एक चमकीली बॉडी है, दोनों को समान टेम्परेचर पे अगर गर्म किया जाए तो क्या होगा कि जो है अगर अंधेरे में रखेंगे तो जो ब्लैक बॉडी होगा वो अधिक चमकीला दिखाई देगा सफ़ेद बॉडी के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि ये अच्छा जो अवशोषक है हीट का, तो ये अच्छा उत्सर्जक भी है, मतलब अच्छा जो है हीट जो है अपने आप से जो है ट्रांसफ़र करेगा। तो इसका जो नियम दिया था उनका नाम था क्रिचाफ नियम। तो आप इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीफन का विकिरण नियम। तो अभी मैंने आपको जो है स्टीफन का जो विकिरण नियम ये मैंने आपको बताया था। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टी के पावर 4 होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम जो दिया था वो दिया था न्यूटन ने। न्यूटन का ये शीतलन नियम होता है, जो आसपास का टेम्परेचर डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है कि वस्तु जो है कितनी तेज़ी से ठंडा होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, शीशा या जल। तो ये बहुत लोग सभी लोग जानते होंगे, जल में जो है विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु अर्थात ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो देखिए पानी का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो 273.16, 273.16 देखिए डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, केल्विन में दिया है। देखिए ये भी केल्विन में ही दिया हुआ है। एकदम ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो होता है 273.16 केल्विन। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 273.16 केल्विन। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए किसी भी द्रव का अगर वाष्पीकरण हो रहा है तो उसका टेम्परेचर घटेगा। जैसे मान लीजिए ठंडा होने का कारण क्या होता है? जब कोई चीज़ ठंडा होता है तो वाष्पीकरण होने से वो जो है आपको ठंडक महसूस होती है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा आप रखते हैं, चाहे कोई भी चीज़ जैसे रखते हैं हाथ पे, अगर वो वाष्पीकृत हो रहा है तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाष्पीकरण की दर जो है निर्भर नहीं करती है किस पे? द्रव के ताप पे, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पे, या फिर कह रहा है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, या फिर वायु दाब पर। तो देखिए वाष्पीकरण की दर जो है संपूर्ण मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, कितनी क्वांटिटी है कितनी क्वांटिटी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बाकी सब पे जो है द्रव का जो वाष्पीकरण होगा वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेज हवा वाली रात्र में ओस नहीं बनती क्योंकि? कारण क्या है इसका, ये आपको बताना है। कह रहा है कि वाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, या आकाश साफ नहीं होता है। तो आकाश साफ नहीं होता है, तापमान ऊंचा रहता है, ये दोनों तो एकदम गलत हो गया। हवा में नमी कम होती है, ये भी गलत जवाब है। देखिए वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्योंकि क्या होगा, जब तेज हवाएं चलेंगी तो हवाओं में जो है वाष्पीकरण जब तेजी से होगा तो ओस आपको दिखाई नहीं देगी, ओस नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, संघनन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट कह रहा है कि वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया जाता है। तो ऊष्मा को जो है यांत्रिक कार्य में परिवर्तन करने के लिए जो है ऊष्मा इंजन, प्रशीतृत, उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हीट इंजन जो है काम क्या करता है? ऊष्मा को जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट कह रहा है कि खाना पकाने के बर्तन के गुणों के निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। कह रहा है कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा व निम्न तापीय चालकता होनी चाहिए, निम्न विशिष्ट ऊष्मा या उच्च तापीय चालकता होनी चाहिए, या फिर उच्च विशिष्ट ऊष्मा या उच्च तापीय चालकता, या निम्न विशिष्ट ऊष्मा व निम्न तापीय चालकता, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही जवाब है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो इस पे क्या है कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कह रहा क्या कि बी में कि निम्न विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए और उच्च तापीय चालकता होना चाहिए। कोई भी खाना पकाने वाला जो बर्तन है उसकी तापीय चालकता क्या होनी चाहिए? एकदम उच्च होना चाहिए, और विशिष्ट ऊष्मा जो है उसकी निम्न होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो है 2 चैप्टर जो कवर कराए हैं। सिंपल मशीन जो कवर कराया हुआ है मैंने, और जो है हीट एंड टेम्परेचर कवर कराया हुआ है। यही 2 चैप्टर जो है मोस्टली बाकी भी थे। बाकी मैंने सारे चैप्टर से कम 2 या 3 वीडियो मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है। तो एडमिट कार्ड आ चुका है, 10 दिन से भी कम समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन करिए। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप लोगों ने अगर नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स को रिवाइज करिए, क्योंकि हो सकता है नोट्स में से आपको क्वेश्चन आ जाए और आपने लिखा भी हो और जो है उसको आप नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोग उसका ध्यान जरूर दीजिएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप 10 दिन में कम से कम 1-2 दिन रिवीजन पे ज़रूर डालिएगा, ठीक है। जिन लोगों का सेंटर दूर गया होगा वो अपने जाने का व्यवस्था भी कर लें, क्योंकि बहुत लोगों का सेंटर जो है जोन में गया हुआ है और दूर दूर उन लोगों ने जोन भरा हुआ था। तो आप लोग आने जाने का भी तो 1-2 दिन का लास्ट जो है 100% होगा। तो आप उसको ध्यान में रख के जो है अपनी पढ़ाई जो है बढ़ा दीजिए। मैंने 9 से 10 घंटे कहे थे, आप लोग जो है और भी ज़्यादा जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं आप लोग चाहें तो, क्योंकि आपके पास 10 दिन का टाइम बचा हो। तो इसमें जो है आप अधिक से अधिक एफर्ट लगाइए। आप अपने तरफ से पढ़ाई जो है पूरी रखिए, क्योंकि जो है आप यूट्यूब पे एकदम डिपेंडेंट मत हो जाइए। आपके पास जो भी बुक हैं उनको ही बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं जो है अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल मैं क्या हूँ कि पूरा चैप्टर मुझको पढ़ना पड़ता है, उसमें से अच्छे क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और भी मेरे काम है, तो उसको देखते हुए मैं वीडियो थोड़ा कम अपलोड कर पाता हूँ। लेकिन मैं इस पेपर के बाद जूनियर इंजीनियर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसके लिए मैं एकदम डेडिकेटेड हूँ। उसको मैं पूरा कवर कराऊंगा। इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड है पूरा एकदम शुरू से अंत तक, एप्टीट्यूड भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोग उसमें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।